नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल जेडी एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर के सेकंड कंपलसरी पेपर थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम में आज का हमारा जो टॉपिक है, इस टॉपिक में आज हम लोग देखेंगे कि गिज्जू भाई बदेखा का जीवन दर्शन और उनका शिक्षा दर्शन, मतलब कि शिक्षा से संबंधित उनके क्या विचार थे। करिकुलम हम लोग पढ़ रहे हैं, सेकंड पेपर हमारा है थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, मतलब पाठ्यचर्या के सैद्धांतिक आधार के बारे में। तो उसी में फोर्थ यूनिट में ये टॉपिक है कि गिज्जू भाई बदेखा का शैक्षिक जो विचार था वो क्या था, उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर के जो 4 पेपर हैं, उन चारों पेपर की अलग अलग प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। और उन प्लेलिस्ट में आप किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी टॉपिक का वीडियो आप देख सकते हैं। और साथ में अगर उनका PDF नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में अगर आपको अपने बीएड एग्जाम से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे हमसे बात करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से अपनी बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं और उसका उत्तर भी आपको वहां पे मिल जाएगा। वहां बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी वहां पे जुड़िए और उसका लाभ उठाइए। तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा। उन सारी जगहों पे आप उससे जरूर जुड़ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि गिज्जू भाई बदेखा का जीवन परिचय क्या था, संक्षिप्त परिचय इनके बारे में देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो टॉपिक है वो गिज्जू भाई बदेखा के जीवन दर्शन और शिक्षा दर्शन पर आधारित हमारा आज का वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनका परिचय, ठीक है। तो गिज्जू भाई बदेखा का जो जीवन काल था वो 1885 से 1939, मतलब 1885 टू 1939 तक था। वो एक महान भारतीय शिक्षाविद और विचारक थे जिन्होंने बाल शिक्षा, मतलब चाइल्ड एजुकेशन में क्रांति ला दी थी। उन्हें मूंछों वाली माँ भी कहा जाता था, ठीक है। तो गिज्जू भाई बदेखा का जो टाइम पीरियड था वो क्या था, 1885 टू 1939 वॉज अ ग्रेट इंडियन एजुकेशनिस्ट एंड थिंकर हु रिवॉल्यूशनाइज्ड एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन। ही इज नोन एज मूंछों वाली माँ, मदर विथ अ मॉस्टिच। मतलब कि इसके बारे में उनका जो छोटा सा परिचय था उसमें हमने यहाँ पे आपको बताया। अब हम उनका जन्म देखते हैं कि उनका जो बर्थ था वो कब का था। तो इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1885 को सौराष्ट्र, जो कि है कहाँ पर, गुजरात में। तो गुजरात के सौराष्ट्र में 15 नवंबर 1885 को इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो एजुकेशन थी, शिक्षा, वो क्या थी, तो इन्होंने वकालत की पढ़ाई कर रखी थी, ठीक है। लॉ के मतलब लॉ की इनकी डिग्री थी, लेकिन उनका जो झुकाव था वो बच्चों की शिक्षा की ओर अधिक था, ठीक है। ही स्टडीड लॉ बट वॉज डीपली इंक्लाइंड टुवर्ड्स द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन, ठीक है। बच्चों की शिक्षा के प्रति इनका झुकाव बहुत ज़्यादा था। तो इनका योगदान के बारे में बात करें तो इन्होंने दक्षिण मूर्ति संस्थान की स्थापना की और बाल मंदिर की अवधारणा पेश की थी, ठीक है। दक्षिण मूर्ति इनका एक संस्थान है जिसकी स्थापना की थी इन्होंने। और इनका जो मतलब कॉन्सेप्ट था वो बाल मंदिर, मतलब स्कूलों को बाल मंदिर की तरह पेश करने का। तो अब हम इनका छोटा सा परिचय देखें, आगे हम लोग इनके जीवन दर्शन के बारे में और भी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि जीवन दर्शन इनका कैसा रहा। तो देखिए, गिज्जू भाई का मानना था कि बच्चों के साथ केवल संबंध केवल शिक्षक का नहीं रखना चाहिए। मतलब कि इनका कहना था कि गिज्जू भाई का कि बच्चों के साथ संबंध केवल शिक्षक का नहीं बल्कि माँ का होना चाहिए, ठीक है। गिज्जू भाई बिलीव दैट द रिलेशनशिप विद चिल्ड्रेन शुड नॉट जस्ट बी दैट ऑफ अ टीचर बट दैट ऑफ अ मदर, ठीक है। बालक के प्रति प्रेम, मतलब इनका जो जीवन दर्शन है उसमें ये है कि बालक के प्रति इनमें असीम प्रेम था, ठीक है, बच्चों के प्रति। तो बच्चों को बिना किसी शर्त की जो है प्यार करना चाहिए, इनका मानना था, ठीक है। लविंग चिल्ड्रन विदाउट एनी कंडीशन, ठीक है। स्वतंत्रता की बात करें तो बालक को बंधनों से मुक्त रखना और उन्हें स्वयं सीखने का अवसर देना, ठीक है। इनका ये मानना था कि बच्चों को बंधन में नहीं रखना चाहिए, उन्हें मुक्त करके रखो और जिससे वो क्या करें, वो स्वयं से, सेल्फ मतलब कुछ भी सीखना है तो वो खुद से सीख लें। मानवीय दृष्टिकोण की बात करें, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, तो शिक्षा में कठोरता के बजाय संवेदनशीलता का महत्व इन्होंने बताया कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि उसमें कठोरता नहीं होनी चाहिए बल्कि वो सेंसिटिव होनी चाहिए, उसमें सेंसिटिव
सेंसिटिविटी होनी चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चे उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके, ठीक है। इस तरह से इनका जो जीवन दर्शन था उसके बारे में हमने देखा कि इन्होंने इनके मतलब शिक्षा के प्रति इनका जो जीवन दर्शन था वो क्या था कि इनका ये मानना था कि बच्चों के साथ संबंध के मतलब सिर्फ शिक्षक का नहीं होना चाहिए बल्कि एक माँ की तरह बच्चों को ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। बच्चों के प्रति प्रेम, और दूसरी चीज़ इनके जो बच्चों को मतलब कैसे रखना चाहिए, है ना, स्वतंत्रता के बारे में इन्होंने बात की, मानवीय दृष्टिकोण के बारे में इन्होंने बात की। तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने बात करी थी। आगे हम लोग गिज्जू भाई का शिक्षा दर्शन देखेंगे कि एजुकेशन फिलॉसफी क्या थी। गिज्जू भाई ने मॉन्टेसरी पद्धति को भारतीय परिवेश में ढाला था, ठीक है। मतलब इनका जो शिक्षा के प्रति जो विचार था, जो रुझान था, वो दृष्टिकोण था, वो क्या था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो कि कैसी मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, मतलब बालक केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। तो इनका मतलब ये है कि बच्चों को शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। बाल देवो भव, है ना, चाइल्ड इज गॉड उनका मुख्य मंत्र था। उनका मानना था कि बच्चे जो है वो भगवान स्वरूप हैं, इसलिए वो बच्चों जो शिक्षा होनी चाहिए बच्चों की वो उनके मतलब बच्चों को केंद्र में रखकर करनी चाहिए। द चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ एजुकेशन, बाल देवो भव वाज हिज मेन मंत्र, उनका जो मुख्य मंत्र था। खेल द्वारा शिक्षा, इनका कहना था कि प्ले के माध्यम से बच्चों को सिखाने के लिए, तो शिक्षा बोझ नहीं बल्कि आनंद होनी चाहिए, ठीक है। जब आप खेल खेल में बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चे उससे उबते नहीं है, है ना, मतलब उनको उन पर बोझ नहीं लगता है, वो इंजॉय करते हुए चीज़ों को सीखते हैं। कहानी द्वारा शिक्षा, इनका कहना था कि स्टोरी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, कहानियों के माध्यम से ज्ञान प्रदान करना सबसे प्रभावी तरीका होता है, ऐसा इनका मानना था। शिक्षा का उद्देश्य क्या था, मतलब इनके अनुसार जो शिक्षा दी जानी चाहिए बच्चों को दी जाती है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पे देखते हैं कि एम क्या चीज़, मतलब शिक्षा का जो उद्देश्य है, जो एम है वो क्या है इनके अनुसार। तो इनके अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो सर्वांगीण विकास कर सके, क्रिएटिविटी ला सके, आत्मविश्वास पैदा कर सके, सामाजिक विकास कर सके, और क्या कर सके इनके बारे में, और नैतिक विकास, और साथ में आपका, तो यहाँ पे हमने देखा कि इनके अनुसार जो शिक्षा है वो क्या क्या कर सकती, कैसी होनी चाहिए, सर्वांगीण विकास करने वाली होनी चाहिए, सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिव होना चाहिए, और सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करे बच्चों के अंदर, और सोशल डेवलपमेंट मतलब सामाजिक विकास करे, और नैतिक विकास भी इसमें शामिल होना चाहिए। तो अब एक एक करके इसका थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ठीक है। कि सर्वांगीण विकास का मतलब यह है कि उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास सम्मिलित होना चाहिए। बालक की कल्पना शक्ति को पंख देना, मतलब क्रिएटिविटी, जब एजुकेशन ऐसी हो जो क्रिएटिव बेस्ड हो, है ना, जिसमें क्रिएटिविटी को प्राथमिकता दी जाए, तो उसमें ऐसी एजुकेशन में बच्चे क्या करते हैं, उनको मतलब कि सोचने की जो उनकी क्षमता है ना, जो उनकी इमेजिनेशन पावर है वो काफ़ी बढ़ जाती है, ठीक है। जब बच्चा खुद से सीखता है तो उसमें क्या होता है, वो चीज़ों में पर डिपेंड नहीं होता बल्कि वो इंडिपेंडेंट होके सीखता है ना। और ये एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो बालक को आत्मनिर्भर बनाए, मतलब वो किसी पर डिपेंड ना हो, ठीक है। सहयोग और सह अस्तित्व की भावना डेवलप हो, ठीक है। और नैतिक विकास में क्या होना चाहिए कि बिना उपदेश दिए चरित्र निर्माण, ठीक है। तो कुल मिला के मतलब एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जो बच्चों का चरित्र निर्माण कर सके, ठीक है, उनका सहयोग कर सके, सह अस्तित्व की भावना उनके अंदर पैदा कर सके, और बालक को स्वतः मतलब आत्मनिर्भर बना सके, उनकी कल्पना शक्ति को बढ़ा सके, और उनका शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास भी कर सके, ऐसा उनका उद्देश्य था शिक्षा को लेके, ठीक है। पाठ्यक्रम संबंधी क्या विचार थे, तो गिज्जू भाई का जो पाठ्यक्रम संबंधी विचार था वो ये था कि किताबों से परे, मतलब बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, इनका कहना था कि किताबों पर फोकस नहीं करना चाहिए। किस पर करना चाहिए, तो खेल पर, मतलब इनका मानना था कि बच्चों को खेल खेल में सिखाना, ठीक है। शारीरिक और मानसिक खेल से बच्चों में क्या होती है, मतलब वो क्रिएटिविटी आती है, ज़्यादा जल्दी चीज़ों को एडॉप्ट कर पाते हैं। गीत के माध्यम से, ठीक है, संगीत द्वारा भाषा विकास, जैसे कि बच्चों को संगीत सुना के या उनसे मतलब गीत गा के सिखाना, ठीक है, इस तरह से उनका जो होता है वो भाषा विकास अच्छे से हो पाता है। कहानी के माध्यम से, तो कहानी से क्या होती है, कल्पनाशीलता का विस्तार होता है, एक्सपेंशन ऑफ इमेजिनेशन। चित्रकला एवं हस्तकला, आर्ट एंड क्राफ्ट क्या मतलब होना चाहिए, रचनात्मक और कौशल का विकास। तो इनका कहने का मतलब ये था कि जो हमारा सिलेबस करिकुलम होना चाहिए, पाठ्यक्रम, तो पाठ्यक्रम में हमें किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, तो हमें उसमें उनमें फोकस करना चाहिए, खेल पर,
खेल ऐसा नहीं कि सिर्फ खेलने वाला नहीं, हमें कुछ सिखाना है तो खेल के माध्यम से सिखाना है, गीत के माध्यम से सिखाना है, स्टोरी के माध्यम से सिखाना है और चित्रकला एवं हस्तकला के माध्यम से सिखाना है। इस तरह से शिक्षण विधियाँ क्या थी इनकी, ठीक है, टीचिंग मेथड्स। तो गिज्जू भाई की शिक्षण विधियाँ आधुनिक बाल शिक्षा का आधार है, मतलब जो अभी मॉडर्न एजुकेशन है, ठीक है, उसका क्या थी, उसके बेस का काम करती हैं इनकी जो शिक्षण विधियाँ हैं, ठीक है। आजकल आप देखेंगे ना जो छोटे बच्चों के स्कूल है वहाँ पर जो पढ़ाया जाता है, मैडम लोग ज़्यादातर छोटे बच्चों को पढ़ाती है, जो प्ले मतलब स्कूल होते हैं वहाँ पे, तो बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, ऐसे गीत गा के प्ले वे के माध्यम से, है ना, खेल खेल में, तो इस तरह से पढ़ाया जाता है। तो ये सब किसकी वजह से, ये गिज्जू भाई का जो कॉन्सेप्ट था कि बच्चों को इस तरह से पढ़ाना चाहिए, जो उनका करिकुलम आइडियाज था उसी पर बेस्ड आज भी लर्निंग कराई जाती है, खासकर छोटे बच्चों को। तो शिक्षण विधियाँ इनके क्या थी कि किस तरह का शिक्षण विधि होनी चाहिए, तो ये प्लेवे विधि को फॉलो करते थे, प्लेवे मेथड को, मतलब बच्चों को खेल खेल में सिखाना। कहानी विधि स्टोरी टेलिंग के मेथड से उनका सबसे प्रसिद्ध तरीका था कि कहानी सुनाओ और बच्चे उससे काफ़ी हद तक चीज़ों को सीख जाते हैं। गतिविधि आधारित मतलब एक्टिविटी बेस्ड, जो एक्टिविटी वगैरह कराई जाती है क्लासेज में वो मतलब उससे भी आपको सीखने का मौका मिलता है। और ऑब्जर्वेशन मतलब बच्चा प्रकृति का अवलोकन करता है और वहाँ से चीज़ों को सीख पाता है। तो इस तरह से इनका जो शिक्षण विधि थी, जो टीचिंग मेथड्स था, इनके हिसाब से कैसी होनी चाहिए, उसमें प्लेवे मेथड होना चाहिए, है ना, कहानी विधि होनी चाहिए, गतिविधि आधारित शिक्षा होनी चाहिए और अवलोकन विधि शामिल होनी चाहिए। शिक्षक एवं विद्यार्थी का रोल क्या है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, कि इनके अनुसार जो शिक्षक है उनका क्या रोल होना चाहिए और स्टूडेंट का क्या रोल होना चाहिए, ठीक। तो चलिए देखते हैं कि शिक्षक का रोल कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि शिक्षक एक मित्र की तरह होना चाहिए, दार्शनिक और मार्गदर्शक होना चाहिए, ठीक है। शिक्षक कैसा होना चाहिए, फिलोसफर होना चाहिए, मतलब दार्शनिक और मार्गदर्शक होना चाहिए, गाइड का काम करे और बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। विद्यार्थियों में क्या गुण होने चाहिए, तो उन विद्यार्थियों को एक सक्रिय खोजी मतलब एक्टिव एक्सप्लोरर होना चाहिए, जो जिज्ञासा से सीखता है, मतलब कुछ भी सीखने के लिए जो है वो सक्रिय रहे, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ श्रोता बन के कक्षा में बैठे रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अनुशासन की बात करें तो इनका जो अनुशासन के प्रति जो सोच थी, अनुशासन को लेके कि बच्चों पर अनुशासन कैसा होना चाहिए, उसके बारे में देख लेते हैं। तो गिज्जू भाई अनुशासन के मामले में दंड निषेध पर के समर्थक थे, मतलब उनका मानना था कि बच्चों को दंडित नहीं करना चाहिए, ठीक है। गिज्जू भाई वाज सपोर्टर ऑफ नो कॉर्पोरल पनिशमेंट, ठीक है, उनका कहना था कि उनको दंड नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने आत्मानुशासन मतलब सेल्फ डिसिप्लिन पर जोर दिया। हमने इससे पहले वीडियो में गांधी जी का देखा और रविन्द्रनाथ टैगोर का देखा, तो उसमें सबने यही कहा कि गांधी जी ने कहा कि जो फोर्सफुली जो डिसिप्लिन हम इम्पोज करते हैं बच्चों पे वो नहीं करना चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी यही कहा। और दूसरी बात उन्होंने गांधी जी भी ने यही कहा था कि सेल्फ जो है डिसिप्लिन उनमें खुद आ जाएगी, आप छोड़ दो, अगर उन्हें आप एक्टिविटी बेस्ड काम कराओगे तो सेल्फ डिसिप्लिन उन पे खुद आ जाएगी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का भी यही कहना था और इनका भी यही कहना है कि दंड निषेध होना चाहिए, मतलब दंडित करने वाला प्रावधान नहीं होना चाहिए कि अनुशासन जो है इस तरह से हो कि उनको दंड दिया जाए। बच्चों में सेल्फ डिसिप्लिन खुद ब खुद आ जाएगी, उन्हें मतलब छोड़ देना चाहिए, फ्री छोड़ देना चाहिए, ठीक है। इस तरह से हम आगे देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या है। तो अगला है हमारा इनकी जो मतलब इनका जो शिक्षा दर्शन है उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो मेरिट और डीमेरिट के बारे में तो यहाँ पे इनका कहना है कि इसकी जो इनका जो मतलब शिक्षा दर्शन है, जो शिक्षा को लेके जो इनके विचार थे, उनके अनुसार जो एजुकेशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, जॉयफुल इन्वायरमेंट फॉर किड्स, बच्चों को आनंदमयी वातावरण मिलना चाहिए एजुकेशन लेने के लिए, ठीक है। जबकि इसका ड्रॉबैक क्या है कि अगर मान लीजिए कक्षा में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं तो वहाँ पर ये चीज़ लागू नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये इसकी डीमेरिट थी। इनके अनुसार जो था कि बच्चों को जॉयफुल इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, बट बड़ी कक्षाओं के लिए इसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है, तो ये इसके डीमेरिट्स हैं। रटने की पद्धति से मुक्ति मिलेगी, ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम रोट लर्निंग, ठीक है। पर जब ऐसा अगर हमको करना होगा तो हमें अत्यधिक ट्रेन टीचर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। टीचर्स नीड इंटेंस ट्रेनिंग, ठीक है, शिक्षक को अत्यधिक प्रशिक्षित होना पड़ेगा, तभी वो इस मतलब ये क्वालिटी उसमें आ पाएगी कि वो इस तरह से पढ़ाए कि उसमें बच्चे किसी चीज़ को रटे ना, सिर्फ वो सुन के देख के चीज़ों को सीख सकें। तो ये इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स थे। आधुनिक शिक्षा में अगर हम देखें कि जो हमारा मॉडर्न एजुकेशन है उसमें इसकी क्या प्रासंगिकता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए जो हमारा NEP 2020 है, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसमें
प्लेवे और गतिविधि आधारित शिक्षण पर जोर गिज्जू भाई के दर्शन का विस्तार है। मतलब कि जो आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 उसमें भी इन चीज़ों को शामिल किया गया है, प्लेवे और गतिविधि आधारित शिक्षण। और ये कहाँ से आए हैं, ये गिज्जू भाई के का जो दर्शन था शिक्षा को लेके वहाँ से आया है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो है गिज्जू भाई के दर्शन का ही विस्तार है। तनाव मुक्त शिक्षा, आज के बैगलेस स्कूलों की अवधारणा गिज्जू भाई की ही देन है। मतलब आज देखते होंगे कि जो बड़े स्कूल हैं, ठीक है, या ज़्यादातर स्कूल में होमवर्क बहुत नहीं दिया जाता, मतलब घर के लिए नहीं, जो भी होमवर्क वगैरह है, जो भी उनको काम करवाना है वो सब स्कूल में ही करवा लेते हैं, ठीक है। तो घर के लिए ऐसा कुछ नहीं देते हैं। तो इस तरह से बच्चे जो है वो तनाव मुक्त शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं और मतलब कि बच्चों का बैग जो मतलब बर्डन है बैग का वो कम हो जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ से आया, ये गिज्जू भाई का ही कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से आज स्कूलों में ये सारी चीज़ें लागू है। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि गिज्जू भाई का जो मतलब एजुकेशन जो विचार था, शैक्षिक जो विचार था, वो काफ़ी हद तक क्या हम देखते हैं कि जो मतलब प्राइमरी स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूलों में वही सारी चीज़ें लागू हैं आज के डेट में, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि इनका कितना अच्छा मतलब रोल रहा है बच्चों के शिक्षा के लिए। तो आगे इसका निष्कर्ष हम देखते हैं कि गिज्जू भाई बधेखा ने साबित किया कि शिक्षा का अर्थ केवल पाठ्यक्रम पूरा करना नहीं बल्कि बच्चे के व्यक्तित्व को खिलने का अवसर देना, उनको मूछे वाली माँ की छवि हर शिक्षक के लिए क्या बनती है, प्रेरणा है, ठीक है। गिज्जू भाई बधेखा प्रूव्ड दैट एजुकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट कंप्लीटिंग अ करिकुलम, मतलब सिर्फ पाठ्यक्रम पूरा करना नहीं है, बट गिविंग द चाइल्ड पर्सनैलिटी अ चांस टू ब्लूम, मतलब बच्चों को उनका व्यक्तित्व जो है वो ब्लूम करने को, खिलने का अवसर देना चाहिए। हिज इमेज एज मूछों वाली माँ इज एन इंस्पिरेशन फॉर एवरी टीचर, मतलब प्रत्येक शिक्षक के लिए एक मूछों वाली माँ का जो इनका किरदार था उसको मतलब उससे इंस्पायर्ड होना चाहिए हर आज के दौर के हर शिक्षक को। तो इस तरह से हमने देखा कि गिज्जू भाई बधेखा का जीवन दर्शन और उनका शैक्षिक दर्शन क्या था, इसके बारे में हमने पढ़ा। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा और अगर एग्जाम में आता है तो आप लिख के आएंगे। तो इस तरह से हमारा आज का वीडियो कंप्लीट हुआ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।